नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रज्ञा क्लासेस चैनल पर। तो आज हम क्लास 12 का बायो का चौथा चैप्टर लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। मेरे मित्र, इससे पहले भी 3 चैप्टर का आपका रिकॉर्डिंग किया गया है जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो आप जाकर वहाँ देख लेंगे। मेरे मित्र, चैप्टर 4 में हम पढ़ने वाले हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, जनन पहले क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मेरे मित्र, उससे पहले हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मेरे मित्र, आइए अब पॉइंट पर। क्लास 12 का बायोलॉजी का चौथा चैप्टर क्या कहता है मेरे दोस्तों। क्लास 12 का कक्षा 12 है जीव विज्ञान, अंग्रेजी में इसको बायोलॉजी बोलते हैं। लेसन 4 का नाम क्या होगा? जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। जनन का मतलब अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव बोलते हैं, हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वस्थ होता है ना। आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, फाइनल नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ उपलब्ध है मेरे दोस्त। क्लियर? आप ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन से भी जुड़ सकते हैं। आपका एड्रेस श्रीनगर महादेव घाट रफीगंज है। फेसबुक माध्यम से, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से आप जुड़ जाइए। क्लियर? आपका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। अगर कुछ जानकारी विशेष लेना है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, सही मार्गदर्शन, बेहतर परिणाम प्रज्ञा क्लासेस के साथ सुनिश्चित करिए। आइए मेरे मित्र, पॉइंट पर आते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। कहता है जनन स्वास्थ्य क्या होता है ना। सबसे पहले हम जाने कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। मेरे मित्र, जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई बीमारी, उसको कोई रोग ना हो, उसको क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं लोग। मेरे मित्र, आपको पता है आज के डेट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी नज़र में स्वस्थ है? सबको कुछ ना कुछ रोग है आज के डेट में, है कि नहीं? आप पता करिए, आप अपने खुद देख लीजिए। कोई ऐसा दिन है जो दवाई नहीं खाते, सप्ताह होते होते दवाई खा लेते हैं। कोई ना कोई दवा जरूर कुछ ना कुछ दवा खा रहा है, वो चाहे छोटा दवा हो, चाहे बड़ा दवा हो, चाहे छोटा रोग हो, चाहे बड़ा रोग हो, वो कहीं ना कहीं अस्वस्थ है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, क्या है जनन स्वास्थ्य? जनन स्वास्थ्य क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहता है कि WHO फुल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ यह होता है कि जनन के सही पहलू जैसे शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक इत्यादि की सकुशलता की स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इसका मतलब जो कि WHO कहता है तो उसका शारीरिक कैसा हो? शारीरिक होना चाहिए, भावात्मक होना चाहिए, व्यवहारात्मक होना चाहिए तथा सामाजिक होना चाहिए। अगर वह सही से काम, उसका शरीर पूरा अच्छे ढंग से कर रहा हो, कोई भी उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हो, तो मेरे मित्र उसे क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं मेरे दोस्त। क्लियर? आपको एक बताओ क्वेश्चन, जान लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन कहता है कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य का मतलब पूरे विश्व में मनाया जाता है। जहाँ विश्व लग जाएगा ना, वो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस से कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे विश्व में। क्लियर? ये WHO का ही डेट दिया गया होगा, है कि नहीं। आगे कहता है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह भी पूरे विश्व में मनाया जाता है। 11 जुलाई को कच्छ मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है मेरे दोस्त। क्लियर? मेरे मित्र, क्लास 12 का लेसन चौथा है मेरे मित्र। इस चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य। क्लियर? जनन स्वास्थ्य। आइए, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या क्या होती थी। यहाँ तो ठीक है, जनन समझ में कि जनन मतलब नए जीवों का निर्माण, स्वास्थ्य मतलब सेहत, स्वास्थ्य का मतलब कुछ सेहत, और आज संबंधी समस्याएं, क्या समस्या उत्पन्न होती है, कब समस्या उत्पन्न होती है, ये बताने जा रहे हैं आपको मेरे दोस्त। आइए आगे पॉइंट पर देखेंगे। कहता है, देखेंगे पॉइंट। कहता है कि निम्नलिखित कारकों से जनन स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब कैसे हो सकता है? पहला, बाल विवाह, है कि नहीं। अगर कम उम्र में विवाह कर दीजिएगा तो उसका सेहत क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है।
है कि नहीं। अभी लड़कियों का शादी करने का उम्र कितना साल है, 18 साल, और लड़कियों का लड़का का कितना भैया, 21 साल है। अगर इससे पहले अगर शादी कर देते हैं आप, है कि नहीं, तो उसको बाल विवाह के अंतर्गत रखा जाएगा और उसका सेहत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला है कुछ ही, कम उम्र में बार बार गर्भधारण करना। कम उम्र का मतलब अगर लड़की छोटी है, अगर लड़की कम उम्र की है, तो वो अगर बार बार बाल बच्चा पैदा करने के गर्भधारण कर रही है तो उसका शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, यानी कि उसका स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा, स्वास्थ्य गिर जाएगा, है कि नहीं। अगला कुछ है, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। प्रसवोत्तर देखभाल की कमी क्या होता है भैया, इसको देख रेख करने के लिए क्या होता है, जो माँ बनती है उसको देख रेख करने के लिए आशा होना चाहिए। घर में सब लड़कियां माँ बनती है, शुरुआत में उसको देख रेख करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, है कि नहीं। अगर बाल उम्र में शादी कर दी जाए तो उसको कोई देख रेख भी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। चौथा कुछ ये, जननांगों की अस्वस्थता के कारण। जननांग जो होते हैं वह सफाई न होने के कारण, गंदगी होने के कारण भी आप क्या पड़ जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे, है कि नहीं, अस्वस्थ। पांचवा कुछ ये, शिशु मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर को अधिक होना, मतलब देखिएगा अगर कम समय में शादी हो जाती है तो बाल बच्चा अगर जल्दी पैदा होता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर पूरा तरह से विकास नहीं हुआ माँ को, और वह गर्भ धारण करे तो उसी स्थिति में क्या हो जाता है, शिशु की मृत्यु हो सकती है। यहाँ तक कभी कभी तो माँ की मृत्यु हो जाती है ना। क्लियर। आगे कहता है, ऋतुस्राव, मासिक चक्र संबंधी समस्याओं का समझ की कमी होती है। बहुत से लड़कियों में जब पहली बार पीरियड आता है, संबंधी होता है, इससे पहली बार लड़कियों में मासिक चक्र आता है तो उसको समझ नहीं होता है कि नहीं, समझ भी नहीं होता है, जिसके कारण उसको समझते समझते उसको समय भी लगता है। तो मेरे मित्र, वैसे स्थिति में इसको भी जानकारी होनी चाहिए बहुत लोगों को, है कि नहीं। खास करके लड़कियों में ऐसा होता है, लड़का में नहीं होता है, लड़की में होता है मासिक चक्र। इसको जानकारी नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, वह अस्वस्थ हो जाते हैं, है कि नहीं। कब कैसे क्या इसको सफाई करना, कैसे देख रेख करना है, तो मेरे मित्र सब जानकारी नहीं होने के कारण कोई दिक्कत होता है। अगला कोई सातवां, जन्म नियंत्रण उपायों जैसे गर्भ निरोधकों संबंधी अज्ञानता, है कि नहीं। ये क्या भैया, जन्म नियंत्रण गर्भ निरोधक गोली जो होता है वो कम उम्र में खाने से उनको सेहत पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि वह बच्चा बाद में जन्म नहीं दे, बच्चे को जन्म बाद में नहीं दे सकती है। तो उस स्थिति में सब देख रेख करना होता है कि कहीं जल्दीबाजी में कहीं नहीं होता। कभी कभी सुने होंगे कि कम उम्र में शादी हो गया तो कहता कि अभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे, कुछ साल के बाद करेंगे। तो मेरे में तो जल्दी बच्चा जब गर्म हो जाता तो क्या करें, गर्भ निरोधक गोली खा लेते हैं, जिसके कारण उनको बाद में बहुत दिक्कत होता है, कहीं बच्चा नहीं होना, है ना, यानी अस्वस्थ हो जाते हैं, है कि नहीं। अगला कुछ आठवां, यौन संचालित रोग से संबंधित जानकारियों का अभाव तथा उपलब्ध भ्रांतियों। इसका मतलब यौन सेक्स के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है कि सेक्स संबंधी सेक्स कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सब जानकारी नहीं होने के कारण वे अस्वस्थ होने लगते हैं। मेरे मित्र, ये सब कब होता है, कम उम्र में शादी करने से हो जाता है, या लड़की हो या लड़का हो। लड़का का उम्र होता है शादी का 21 साल और लड़की का शादी का उम्र कितना होता है, 18 साल होता है मेरे दोस्त। क्लियर। ये सारा जानकारी नहीं है तो आप अस्वस्थ हो जाएंगे। क्लियर नहीं। आगे चलते हैं पॉइंट पर। आगे पॉइंट दिया हुआ भाव कहता है कि कार्य नीतियाँ। क्या है कार्य नीतियाँ भैया, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाना चाहिए। दूसरा का राष्ट्रीय जनसंख्या नीति चलाना चाहिए। तीसरा का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन चलाना चाहिए। चौथा है शहरी परिवार कल्याण योजनाएं चलाना चाहिए। पांचवा व्यापक टीकाकरण का कार्यक्रम चलाना चाहिए। छठा जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यक्रम चलाना चाहिए। इस सब जितना भी पॉइंट है सब अच्छे उद्देश्य के लिए है, मतलब जनन स्वास्थ्य पर देख रेख करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को जनन स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो ये सब आपको क्या करना होगा, आपको नियम को फॉलो करना होगा, ये सब नियम को पालन करना होगा। और अपने अपने क्षेत्र में यह कार्यक्रम अगर जब चलते हैं या चलवाते हैं, है ना, सरकार के द्वारा चलाया जाता है, तो ये सबको नियम को लागू करना चाहिए। क्लियर। आगे चले क्या, उस पॉइंट का नाम है परिवार नियोजन कार्यक्रम। मेरे मित्र, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है, पहला पॉइंट है क्या है परिवार नियोजन कार्यक्रम। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का 1951 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम चालू किया गया था। कब, 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्लियर। अगला पॉइंट क्या कहता है, जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु तो यह सर्वप्रथम और बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने
राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। आगे देखिए नोट में क्या कहता है कि परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण करना, यही बोलना था, बार बार बुला रहा हूँ, कुछ और बोला जा रहा था, है ना। परिवार नियोजन का मतलब क्या होता होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे घरों में जो जनसंख्या तेज गति से बढ़ रहे हैं तो उसको क्या करना, नियंत्रण करना है। यानी कि कभी कभी देखिएगा एक एक माताएं जो होती हैं उनके बच्चे 6-6 को 8-8 को बाल बच्चे हो रहे हैं, उसी को कम करने के लिए एक योजना लाया गया था। उस योजना का नाम था कुछ परिवार नियोजन। यानी कि स्वास्थ्य को देखते हुए माँ जो होगी वो बच्चे को जन्म दे, हमें नहीं कहते, मगर अपने स्वास्थ्य को देखते हुए यानी इसको जनसंख्या पर नियंत्रण करना था। क्लियर? कौन सा? परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्लियर? आइए मेरे दोस्त नोट में क्या कहता है, परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण करना था। देखिए आ ही गया, कह रहा है कि जनसंख्या को क्या करना था, नियंत्रण करना था, है कि नहीं। ये नहीं कि 10 को बाल बच्चा पैदा हो रहा है 20-20 को, ऐसा नहीं करना था, है कि नहीं। सन 1977 से 78 ईस्वी के बाद परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया। इसका नाम जो है परिवार नियोजन पहले था, उसका नाम क्या बदल कर दिया गया है 1977-78 में परिवार कल्याण कार्यक्रम। नाम खाली बदल गया, काम नहीं है। क्लियर? कर दिया गया है। क्लियर? आगे क्या कहता है, आगे सुनेंगे। आगे कौन कहता है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। पहला है कि शिशु और माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करना। बिल्कुल, अगर जन्म बच्चे को दे तो बच्चे को भी देख रेख करना, माँ को भी देख रेख करना, है कि नहीं। स्वास्थ्य की देखभाल करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब माँ जन्म देती है बच्चे को तो बच्चे अस्वस्थ हो जाते हैं, माँ स्वस्थ है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिशु बढ़िया, माँ अस्वस्थ हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों अस्वस्थ हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा मर जाता है, कहीं माँ जिंदा है, कहीं कहीं पता चला कि बच्चा जिंदा माँ मर गई, कहीं कहीं पता चला कि दोनों मर गए। तो मेरे मित्र इसको देख रेख करना होगा। अभी जो कि सरकारी हॉस्पिटलों में ये सब ज़्यादातर की व्यवस्था दिया जा रहा है, और बड़े बड़े भी हॉस्पिटल में देख रेख होती है, मैं नहीं कह रहे, मगर उसमें पैसा ज़्यादा लिया जाता है मेरे दोस्त। क्लियर? आइए पॉइंट पर आए, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। यानी कि बच्चे को जब जन्म हो, माँ जब जन्म दे रही बच्चे को, उस शिशु का भी मृत्यु दर कम हो और माँ का मृत्यु दर भी कम। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मृत्यु ना हो, इसे कहिए तरह से, है कि नहीं, अधिक मृत्यु ना हो, ऐसे समझिए। जिससे अब दवा हुआ आ गया, आईसीयू का सब व्यवस्था उपलब्ध कर दिए व्यवस्था, ये कहने का मतलब। पहले ज़्यादा होता था, ये सब उपलब्ध नहीं थे, है कि नहीं। तो अब क्या करना है, नियंत्रण करना, रोक करना, है कि नहीं। अगला कुछ तीसरा का जनसंख्या स्थिरता और नियंत्रण, है ना। जनसंख्या भी स्थिर करना। अगर किसी परिवार में 2 गो बाल बच्चा हो गया, 3 गो बाल बच्चा हो गया है, उसको क्या करना है, उसी को नियंत्रण करना। अब ज़्यादा नहीं, है कि नहीं। कहा जाता है ना, बच्चे किसी हम 2 हमारे 2, है कि नहीं, काफ़ी है। आने वाले दिन में नारा लगेगा हम 2 हमारे, अब कुछ साल के बाद नारा लगेगा हम 2 हमारे नहीं, लेको नहीं, है कि नहीं। जनसंख्या को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है ना कि भारत में सबसे अधिक, पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसका है, तो भारत का। चीन को भी पछाड़ दिया है कि नहीं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या पूरे विश्व में, उसके बाद दूसरा का स्थान पर किसका है, चीन का। वर्तमान में जनसंख्या भारत का 147 करोड़ से अधिक है, 147 करोड़ से अधिक है। क्लियर? आइए आगे पॉइंट पर, आगे देखेंगे पॉइंट पर क्या कहता है, जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां। जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या क्या है। पहला पॉइंट है कि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है, बिल्कुल हुई है। कब से? जब से सरकारी योजना निकाली है तब से, है ना। लोगों ने छोटे परिवार को अपनाना प्रारंभ कर दिया, बिल्कुल सही बात है। पहले के लोग जानते हैं बाल बच्चा कितना होता था, 10-10 गो, 12-12 गो, 14-14, 15-15 गो बाल बच्चा होता था, है कि नहीं। और अब क्या हो गया, अब 2 गो 3 गो बाल बच्चा, 4 गो, हार्डली 4 गो रख रहे हैं, है कि नहीं। लोगों ने छोटे परिवार रखना कर दिया, अपना लिया, है कि नहीं। आगे क्या कहता है, चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई है कि नहीं। डिलीवरी करने वाले हर एक हॉस्पिटल में मिल जाएंगे, है कि नहीं। पहले गांव में कोई आता था, है कि नहीं, नर्स होती थी, उसको गाँव नाम उसको तो नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं। गाँव में पहले आती थी और वही क्या करती थी, प्रसव कराती थी, है कि नहीं। अब क्या हो गया है, हर एक जगह पर देखिएगा सरकारी हॉस्पिटलों में क्या हो गया है, प्रसव करने वाली नर्स हो गई, है नहीं, डॉक्टर हो गई। आगे कुछ कहता बंद है, दंपतियों की जांच तथा उनके संतान पैदा करने के अवसर बढ़े हैं, है कि नहीं। आप तो क्या हो गया, बंदकरण भी करने का उपाय हो गया। मतलब उसको कहते हैं कुछ नसबंदी कराना, महिलाएं भी कराते हैं और क्या करवाते हैं, पुरुषों भी करवाते हैं।
जिसके कारण से बाल बच्चा भी पैदा नहीं हो सकते जब नसबंदी हो जाता है कि नहीं। ये सब जब बाल बच्चा 3-4 हो जाता तब करवाना चाहिए, ये कि पैदा ही नहीं करवा लेता है कि नहीं। यौन संबंधी रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ानी चाहिए, है कि नहीं। यौन संबंधी इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, खास करके 9वां से जब लेकर जाता है 8वां 9वां से तो जानकारी तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए कि भाई यौन संबंधी रोग के बारे में लोग की जागरूकता पैदा करें, है कि नहीं। आगे कहता है कुछ जनसंख्या विस्फोट। आइए इसको मैं शॉर्ट में बता दूं जनसंख्या विस्फोट के बारे में क्या बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए जब भारत हमारा जब आज़ाद हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय हमारा भारत आबादी कितनी थी 35 करोड़ थी, कितनी थी करोड़ थी, क्लियर। जब 1981 में जब जनगणना हुआ तो उसमें भारत की जनसंख्या थी 70 करोड़, कितना थी 18 से 81 ना, उससे तो अलग बात है, इसमें हिसाब से बता रहे हैं। जब 1981 में जब जनगणना हुआ तो उसमें भारत की आबादी कितनी थी 70 करोड़ थी, कितना थी 70 करोड़ थी। उसके बाद फिर 2001 में जनगणना हुआ, कब हुआ 2001 में हुआ जनगणना तो उसमें भारत की आबादी कितना 102 करोड़ था, कितना था 102 करोड़। और 2011 में जब जनगणना हुआ तो उसमें भारत की जनसंख्या 121 करोड़ था, क्लियर। अब वर्तमान का मतलब 2026 में 2026 में नहीं हम लोग वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितना 147 करोड़ से अधिक है कि नहीं। हालांकि जनगणना हुआ नहीं है, जनगणना हुआ नहीं है कि नहीं। तो कहता है कि 2001 में जनगणना हुआ था तो कितना था आबादी भारत का 102 करोड़ और 2011 में कितना हो गया 121 करोड़ और वर्तमान में कितना 147 करोड़ से अधिक है भारत की आबादी, क्लियर। दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ते जा रहा है आबादी किसका, भारत का। यही कारण कि पूरे विश्व में सबसे अधिक आबादी किसका है तो भारत का है, दूसरा स्थान पर चीन का, क्लियर। तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्लियर। आगे चले जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है, आखिर इतना तेज गति से क्यों बढ़ रहा है कि नहीं। इसका भी तो कारण होगा ना, बिल्कुल कारण है। मृत्यु दर कम गया है ना, पहले इलाज उतना था नहीं, अब एक से एक दवा आ गया, अब इलाज होता मृत्यु दर कम गया। मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है, बिल्कुल। पहले माँ को इसे इलाज होता नहीं था तो भी मर जाते थे, अब तो ऐसे दवा आ गया पता ही नहीं चलता, ठीक हो जाता तुरंत, है कि नहीं। शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जन्म आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है कि नहीं। तेज गति से क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं व्यक्ति बढ़ रहे हैं, यानी कि जनसंख्या तेज गति से क्या हो रहा है बढ़ रहा, जिसके कारण से जनसंख्या विस्फोट तेज गति से हो रहा पूरे भारत में, क्लियर। आगे चले कहता है जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय क्या है। अगर हमको नियंत्रण करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना कि वृद्धि ना हो कम हो तो क्या करें, अभी तो बताएं। एक तरीका तो यह है कि आप 2 बच्चे रखें उसका नसबंदी करा लें, पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि लोग जागरूकता पैदा करें अपने अपने क्षेत्रों में। जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका गर्भ निरोधक गोली, कौन गोली, गर्भ निरोधक गोली का प्रचार प्रसार करना चाहिए। अगर किसी को बताएंगे कि गर्भ निरोधक गोली खाओ तो हमारे कूट काट देगा आज के डेट में, बड़का तो चलिए उपदेश देगा अपन देखना नहीं कह देगा जी, बोले कि नहीं बोलेगा। तो कहता है कि लोगों को जागरूकता पैदा कीजिए, गर्भ निरोधक गोली खिलाइए, सरकारी हॉस्पिटल मिलता फ्री में। छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, अगर जिसका बाल बच्चा 2 हो गया 2-4 हो गए हैं 2-3 तो उसको गर्भ निरोधक गोली के बारे में बता सकते हैं, आप इसको खाइए और बच्चे आपके नहीं होंगे। अब या तो नसबंदी कराइए, क्लियर। आगे सुनिए कहता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ जिससे कारण से क्या हो रहे हैं, या तो शिक्षा उसको दीजिए, ज्ञान दीजिए कि क्या कैसे कब करना है, क्या करना है कि नहीं। उससे भी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा दीजिए। परिवार कल्याण जो बताया था 1951 में लागू किया गया था, उसको क्या कीजिए कार्यक्रम को बढ़ावा दीजिए, उसके बारे में जागरूकता पैदा कीजिए, है कि नहीं। उससे भी लोग चाहोगा जनसंख्या पर क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, क्लियर। आगे कुछ गर्भ निरोधक गोली क्या होता है, गर्भ निरोधक गोली होता है, क्या होता है गोली होता है, क्लियर। गर्भ निरोधक गोली होता है, इसको खाने से अगर माता पिता संबंध बनाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा उसको बच्चा नहीं होगा, क्या जब गर्भ निरोधक गोली खाएगा तब, क्लियर। आगे आइए और भी बहुत सारी चीज है। आइए गर्भ निरोधक के रूप में आप क्या ले सकते हैं, प्राकृतिक विधियों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसको इसके गर्भ निरोधक के बारे में क्या बता रहे हैं, बाजारों में भी उपलब्ध हो जाता है। गर्भ निरोधक गोली कहाँ मिलेगा आपको, सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ कहाँ मिलेगा वर्तमान में बाजारों में भी उपलब्ध है, कहीं भी कोई भी स्टोर पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा वो चीज गर्भ निरोधक गोली मिल जाएगा, क्लियर। इसको खाने से क्या होता है बच्चा पैदा नहीं होता, प्राकृतिक विधि के द्वारा हो सकता है,
रोध विधियां के द्वारा हो सकता है, अंतः गर्भाय सह युक्ति के द्वारा हो सकता है, गोली लेके सबसे बढ़िया शल्य क्रिया विधि द्वारा हो सकता है, या इसको क्या कह सकते हैं बंद कर। अगर कोई व्यक्ति यानी लड़की या लड़का पुरुष अगर उसका नसबंदी हो गया है तो उस स्थिति में इसको खाने की जरूरत नहीं है, गर्भनिरोधक होगी। क्लियर। दूसरा का कॉन्डम का प्रयोग कर सकता है, तीसरा है लड़की में कॉपर टिक का प्रयोग हो सकता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके वो क्या कर सकता है, जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकता है। क्लियर। आइए आगे। प्राकृतिक विधि क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, यह क्रिया अंड तथा शुक्राणु के मिलने से रोकने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें निषेचन को रोका जा सकता है, यह निम्न तरीकों से किया जा सकता है। पहला बाहरी संकलन विधि, इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान पुरुष वीर्य जो संकलन से पहले ही श्वेसन को मादा के शरीर से बाहर निकाल लेना, मतलब जब शेष कर रहा है तो उस स्थिति में पुरुष जो होता है मादा के गर्भ में न गिरा के कहाँ गिरा देगा, बाहरी अगर गिरा देगा उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उसे कहते हैं बाहरी संकलन विधि, है कि नहीं। तो उस स्थिति में बच्चा पैदा नहीं होगा। पहला तरीका ये है। दूसरा का तरीका है कि आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब होता है समय का संयम रखना होगा। कब? इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन नहीं करते, क्योंकि इस दौरान अगर करेंगे अंडोत्सर्ग के कारण गर्भधारण की बहुत अधिक संभावना होती है। मतलब जब महिलाओं का पीरियड हो जाए, पीरियड के 10वें से लेके 14वें 17वें तक, 10वें से 17वें दिन के बीच में नहीं मिलना चाहिए। अगर इस दौरान मिलते हैं तो 100% चांस है कि आप गर्भधारण कर सकते हैं। तो इतना दिन समय के आगे पीछे करें, इसके बाद पीछे आइए, इसको बात करेंगे तो उस स्थिति में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। क्लियर। दूसरा का तरीका है। तीसरा का तरीका कौन सी है, तीसरा का तरीका है स्तनपान अनार्तव। ये क्या होता है, जब प्रसव हुआ है उसके बाद माँ जब तक शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराती है तब तक ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है ना। यह विधि प्रसव के बाद लगभग 6 माह तक कारगर मानी जाती है। मतलब यह कह रहा है कि अगर जब बच्चा पैदा हो गया है तो 6 माह तक माँ को जब पीरियड आती है, जब पीरियड ही नहीं आएगा तो अंडोत्सर्ग होगा नहीं, तो उस स्थिति में जब संबंध बनाएंगे तो उस स्थिति में बच्चा पैदा नहीं होगा मेरे दोस्त। क्लियर। ऐसा ऐसा बता रहा जा रहा कहानी आपको। दूसरा का रोधक विधियाँ। रोधक विधियाँ क्या भैया, आप चाहे तो दवा लेके भी कर सकते हैं, है कि नहीं। आप चाहे तो दवा लेके भी कर सकते हैं, या भी बहुत अच्छी आता है, जैसे कॉन्डम का प्रयोग करके, जैसे कैर्विकल कैपस का प्रयोग करके, हार्मोन का प्रयोग करके, ये सब प्रयोग करके आप चाहे तो अपना शुक्राणु को रोक सकते हैं, मादा के घर में जाने से रोक सकते हैं। क्लियर। आगे आइए। गोली जो होता है वो गोली भी खा के अपना एक गोली खाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ओरल पिल से बोलते हैं। गर्भनिरोधक गोलियां एक विशेष प्रकार की गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का गठन होता है। यह गोली जो होता है लगातार मादा को कितना दिन खाना होता है, 21 दिनों तक लगातार ली जाती है तथा शेष 7 दिनों का अंतराल पर रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज खाना होता है। क्लियर। अगर गैप कर तो दिक्कत होगा। क्लियर। दूसरी बात और भी है, सहेली है, मालाडी है, ये सब क्या है आप दवा ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर जिनके पुरुष बाहर कमा रहे, लंदन, कलकत्ता, दिल्ली, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, वो सही सब करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। जिनके माताएं, जिनके औरत जो है, पत्नी जो है घर में है, और जिनके पुरुष जो है दिल्ली, कलकत्ता कमा रहे हैं, तो उस स्थिति में सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। जब साथ में है तब उसके लिए बताया जा रहा था। बहुत सारे पॉइंट इसमें है कि नहीं। मेरे मित्र, आज की क्लास इतना ही रहेगी। अगर मेरे मित्र आपको चैनल समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे मित्र, इस पॉइंट को मैं इतना ही डालता हूँ, थोड़ा सा ये आपको जो डाला जाता है यूट्यूब पर, ये आपको ट्रेलर डाला जाता है। ये आपको यूट्यूब पर जो डाल रहे क्लास का चैप्टर, ये आपको ट्रेलर डाला जाता है। टीचर देखना है तो क्लास में आकर ज्वाइन कर लीजिए। बारीकी से बताया जाता है, क्योंकि एक चैप्टर पढ़ाने में हमको कम से कम 15 दिन लगता है मेरे को। मेरे मित्र, अगर आपको अच्छे से जानकारी लेना, पढ़ाई पर ध्यान देना है, एक बार प्रज्ञा क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।